नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश का वो इलाका है जो बहुत चमकदार है, बहुत शक्तिमान है, बहुत पावरफुल है और उसके अलावा किसान और आदिवासी बहुल भी वो इलाका कहलाता है। सत्ता का दूसरा पावर सेंटर। समृद्ध किसानों वाले इस इलाके में बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति वाले गरीब आदिवासी भी रहते हैं, मगर वोटों की फसल की सबसे ज्यादा पैदावार इसी इलाके से होती है। 66 सीटों वाले इस इलाके में यदि कोई पार्टी, माफ कीजिए, अगर सरकार बनाना चाहेगी तो यही इलाका जो है वो सत्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जो दोनों ही दलों के जो बड़े ताकतवर नेता हैं वो सब वहां मौजूद थे। बीजेपी के तो दूसरे सबसे ताकतवर नेता यानी अमित शाह भी वहीं पर थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी आज अपने समर्थकों का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। यूं तो नामांकन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दाखिल किया और भी प्रदेश के दूसरे नेताओं ने दाखिल किया है, क्योंकि आज अंतिम दिन था नामांकन का। मगर मालवा का ही केवल जिक्र क्यों? उसकी वजह यह है कि महायुद्ध यहीं पर लड़ा जा रहा है। दोनों ही दलों के लिहाज से बड़े बड़े बागी भी यहीं पर ज्यादा हैं। यहीं से चुनाव जीतने का दरवाजा भी खुलता है। तो आज बात करेंगे इसी पर कि मालवा निमाड़ का गणित इस बार क्या कह रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के आने से क्या बदला है बीजेपी के खेमे में? कांग्रेस को 2018 जैसा प्रतिसाद मिल जाएगा क्या? इसी इलाके में जैस भी है, यही बहुत सी आदिवासी सीटें भी हैं, यही ओबीसी फैक्टर भी है, यही ओबीसी का गुणा भाग भी है, यही राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका कुछ हिस्सा भी यहीं से होकर गुजरा था। साथ ही थोड़ा जिक्र विंध्य का भी कर लेंगे, हालांकि मालवा निमाड़ में शामिल नहीं है, लेकिन इसलिए करेंगे कि सांसद मनोज तिवारी ने क्यों कहा कि कांग्रेस का मतलब हमास। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, एकजुटता कहें या डैमेज कंट्रोल, दोनों प्रमुख दलों में आप ये प्रमुखता से देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आए और बहुत से रूठों को मनाने का प्रयास किया। अपनी पार्टी के नेताओं को नामांकन दाखिल कराने से पहले कुछ राजनीतिक निहितार्थ के चलते देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उसके बाद सभा को संबोधित किया तो अपना चिर परिचित लोकल कनेक्ट करने वाला अंदाज और साथ ही अभी तो मैं जवान हूं टाइप चुटकी भी ली। जाहिर है कि बीजेपी सरकार को भी उन्हें निशाने पर लेना ही था, सुलिया भी। कमलनाथ जानते हैं कि यदि एमपी में सरकार बनाना है तो मालवा निमाड़ की अहमियत क्या है, और इंदौर दोनों ही इलाकों का खास पावर सेंटर है। यहाँ की गूंज सिर्फ इन दोनों इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में साफ और तत्काल सुनाई दे जाती है। इंदौर की ये खास खूबी है, इंदौर के लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान सुनना नहीं चाहते। बहुत पुराना संबंध है। कितनी दफे मैं यहाँ आया हूँ, एक नौजवान था, आज भी नौजवान। 17 तारीख को है। इस चुनाव का क्या मायने है? ये केवल एक उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं है, ये केवल एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। ये शिवराज या ठगराज किस तरह हमारे प्रदेश को ठगा है। जाहिर है कि 19 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी को इस इलाके की अहमियत पता होगी। आज ही पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह संगठन में कसावट के लिए वहां मौजूद थे और जुलूस की शक्ल में इंदौर के सभी बीजेपी प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल करने निकले भी। चूंकि पहले भी बीजेपी की पहचान वहां पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से ही होती थी, तो तय था कि आज भी उनकी ही अगुवाई में जुलूस निकलता। नामांकन से पहले खजराना के गणेश जी की पूजा भी कैलाश विजयवर्गीय ने की। मालवा निमाड़ सहित पूरे सूबे को संदेश देने का भाव बीजेपी का भी रहा। मैं रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, ग्वालियर, चंबल, गुना, अशोकनगर, मुंगावली प्लस पूरा मालवा निमाड़ सब दूर घुमा हूँ। मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त अंडर करंट है और 160 से ऊपर सीट आएगी। मालवा निमाड़ की 66 सीट में क्या लगता है कितनी सीट आ रही है इस बार? 50 से 55 सीट आएगी।
बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है, ज़बरदस्त अंडर करंट। मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं। पिछले चुनाव में मंदसौर में हुए गोलीकांड के बाद किसान प्रमुख मुद्दा बना था और कर्ज माफी की घोषणा ने बीजेपी सरकार को हटवाने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी। तब कांग्रेस 35 सीटें ले गई थी और बीजेपी के पास थी महज 28। बाद के उपचुनाव में बीजेपी ने हालांकि भरपाई कर ली थी, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, ये दोनों ही दल भली भांति महसूस कर रहे हैं। इस बार जिसने भी यहाँ कब्जा किया, तय मानिए कि सरकार उसकी ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मृणाल पंत है हमारे साथ, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मृणाल जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी का भी स्वागत है। तीसरे मेहमान सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं मृणाल पंत से, क्योंकि बड़ा दावा कैलाश विजयवर्गीय ने किया। मृणाल जी, 66 सीटें हैं और कैलाश जी कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटें आ रही। बहुत तेज अंडर करंट है। आप लोग देख पाए अंडर करंट के नहीं? सम्मानीय कैलाश जी तो पश्चिम बंगाल के भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वादा किया था कि 2/3 बहुमत से वहां विधानसभा की सरकार बनाएंगे और आधी से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीत के आएंगे। उनके दावों और उनके वादों का हुआ क्या? कैलाश जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्हें शायद उम्र हो गई है, अब चूंकि अपने बेटे की जगह वो चुनाव लड़ रहे हैं तो जमीनी हकीकत को समझ नहीं पा रहे। वास्तविकता यह है कि मालवा निमाड़ में 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीतने वाली है और उसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण, ये कृषक बाहुल्य क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किसानों का सर्वनाश हो गया है। उनके पेट पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लात मारी है। अभी हाल ही में फसलें खराब हुई तो सर्वे करने तक के लिए उनके खेतों में कोई भी नहीं गया। क्या किसान भूल जाएगा कि यहीं इसी मालवा निमाड़ में उसकी छाती पे शिवराज सिंह जी की सरकार ने गोली मारी थी? क्या किसान भूल जाएगा कि उसकी फसलों की कीमत जिस बुरी तरह से इस बार गिरी है, इतनी पहले कभी नहीं गिरी? किसान भूल जाएगा कि जो बिजली मध्य प्रदेश में अब सरप्लस हो गई थी, अभी 15 दिन पहले लगातार 8-10 दिन के लिए जब 20 दिन की बारिश नहीं हुई थी, अब बिजली के लिए मध्य प्रदेश का किसान तरस गया था। तो एक ये कारण है। दूसरा, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी कैसे भूल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं उसके चेहरे पर पेशाब कर रहे हैं और कहीं उसको चप्पलों से पीटा जा रहा है। आदिवासियों पे अत्याचार में लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नंबर 1 बना हुआ है। आदिवासी बालिकाओं का मध्य प्रदेश के इन आदिवासी अंचलों से अपहरण हो रहा है, मुंबई में बेची जा रही हैं, मानव तस्करी हो रही है। कोई एक क्षेत्र नहीं है, कोई एक क्षेत्र नहीं है। दूसरे मेहमान को कर लेते हैं सर। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, आपने सुना मृणाल जी को और आपने कैलाश जी का दावा भी सुना था। ये गनीमत है कि मृणाल जी ने उतना बड़ा दावा नहीं किया। पिछली बार 35 सीटें मिली थी इन्हें 2018 के चुनाव में, इस बार 5 और बढ़ा रहे हैं। बस कह रहे हैं 40 सीटें मालवा से आएंगी इनके पास, क्योंकि आपने किसान और आदिवासियों किसी के लिए कुछ नहीं किया। देखिए प्रवीण जी, मृणाल जी राहुल गांधी जी की पार्टी के नेता हैं। ये झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे जब तक वो सच जैसा प्रतीत न हो। निश्चित रूप में अगर इनको कैलाश जी की उम्र दिख रही है तो जिनके सारे ये चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहाँ होना चाहिए, मृणाल जी को बताना चाहिए जनता को कि 76 के दोनों नेता, उनके जो जिनके साथ वो फॉर्म भरने और उनके दावे करने की बात कर रहे हैं, तो उनके भी बताना चाहिए कि 76 दोनों नेता उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज। इसके बाद अब आ जाइए, आप ये किसानों की बात कर रहे थे। किसान, इनका कोर इशू था कर्ज माफी का। इन्होंने कर्ज माफी, राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश की धरती से आके झूठ बोलने का काम किया कि हम 1 नहीं 2 नहीं 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा तो माफ नहीं किया। अब किसान हमसे नाराज हो गए, ये दावा कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के, इसलिए ये दावा कर सकते हैं। पर किसानों के लिए आपने क्या कहा था? आपने उनको कर्ज माफी की क्या? हमने आपसे किसानों को सम्मान निधि देने के लिए सूची मांगते रहे आपके 15 महीने के शासनकाल में, पर आपने नहीं दी। आप बहाने बनाते रहे और कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटते रहे। पर कर्ज माफी के लिए आपने किसानों को जिन लाइनों में लगाया था नीले गुलाबी और पीले फार्म देने के लिए, वो किसान भूला नहीं है। वो किसान याद कर रहा है इन चीजों को कि आप आए और बात करें। इसके बाद इन्होंने बिजली की बात की थी प्रवीण जी, जिसके समय पे इन्वर्टरों का धंधा उद्योग फला फूला,
चाहे बंटाधार युग ले लीजिए, चाहे 15 महीने करप्शन नाथ के ले लीजिए आप, उसमें ये बिजली नहीं दे पाए और बेगुनाह चमकादड़ों पर आरोप मढ़ने का काम इन लोगों ने किया और अब बड़े साफ गोई से झूठ बोलने का काम करते। मध्य प्रदेश की जनता भली बात जान चुकी है इनको, इसलिए जनता 20 सालों से हम पे विश्वास कर रही है। 23 में भी हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और 24 प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। एक बार शर्मन जी को इन गलत बड़े आप वक्त दिया, आपकी सारी बात ले ली। जिस मालवा की आप बात कर रहे थे, मालवा निर्माण में हम 33 सीटों पे हैं और इस बार का जो हमारा जो वहां पे प्रदर्शन रहेगा, निश्चित रूप से जो कैलाश जी ने कहा है हम उस आंकड़े को छुएंगे, क्योंकि कैलाश जी सर्वमान्य नेता है मध्य प्रदेश, सर्वमान्य नेता। ठीक है, शर्मन जी को इन कर लेते हैं। शर्मन जी, आपका आकलन मालवा निमाड़ को, मैं हमने अपनी शुरुआत में भी कहा, मृणाल जी की बात से मैं सहमत हूं कि कृषक बहुल भी है, आदिवासी बहुल भी है, पावर भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, कृषक भी बहुत समृद्ध हैं वहां के। कैसी तस्वीर आप देखते हैं मालवा निमाड़ की? क्योंकि मायने तो हैं अगर दोनों पार्टियों के बड़े नेता वहां से आज ये नॉमिनेशन फाइल कराने दोनों पहुंच रहे हैं तो। देखिए माननीय प्रवीण जी, आपने अपने पैकेज में मालवा रीजन से संबंधित जो भी विषय हैं उनको सबको समेटा है, सबको बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि देखिए मालवा का जो निमाड़ का जो एरिया है, ये बात सही है कि जिस दल के पक्ष में वहाँ का मतदाता जाता है उसकी सरकार बनती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जब अपनी शुरू की थी तो बुरहानपुर से एंटर हुए वो और आगर मालवा से राजस्थान की तरफ वो कूच कर गए। इसीलिए अमित शाह जी कल पहुंच गए, आज भी अमित शाह जी वहां हैं, इसके पहले भी आए हैं और माननीय शिवराज जी भी लगातार जा रहे हैं। कमलनाथ जी भी इसीलिए गए कि उज्जैन में उस पूरे एरिया में जो है ना, और इंदौर में कैलाश जी तो हैं ही, एक पूरा का पूरा उनके पक्ष में माहौल बन जाए। दोनों दलों के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि अपन संदर्भ देखें तो राहुल गांधी जी ने जो वहां पर भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी तो उन्होंने जितनी भी आदिवासी सीट हैं विधानसभा की, उन सारी सीटों को लगभग उन्होंने टच किया था और उन्होंने आदिवासियों के विषय को बहुत प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में रखा था। और मेरी जानकारी ये है कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी उसी दौरान, यात्रा के दौरान माननीय कमलनाथ जी ने उज्जैन में और बाकी जगह रास्ते में चलते चलते लोगों से बातचीत की थी और वहां के कैंडिडेट फाइनल किए थे। जिस चुनाव में उनके कैंडिडेट हैं वो सिर्फ इसलिए फाइनल किए थे कि उनको लग गया था कि ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारा यहाँ पर माहौल है, इसलिए वो बातचीत करते करते उन्होंने कैंडिडेट फाइनल किए थे। अब देखिए इसमें 2-3 पक्ष और हैं, वो ये हैं कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर जो है ना आदिवासी ज़्यादा हैं, समृद्ध इलाका है और ओबीसी भी हैं। लेकिन जब से ये जो चुनाव का माहौल बना है तो दोनों दलों के नेताओं के बीच में रस्साकसी चल रही है कि हम किसी तरह से अपने पक्ष में वहां के मतदाता कर लें। लेकिन वहां का मतदाता जो है ना बहुत साइलेंट है, अंडर करंट है। ये बिल्कुल बात आप करेंगे, किसके पक्ष में ये समझ नहीं आ रहा। एक बार मृणाल जी को इन कर लेते। मृणाल जी, अंडर करंट है, शर्मन जी भी मान रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि वोटर साइलेंट है। इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। और दूसरा, इस लाइन के क्या मायने हैं जो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं इंदौर को ज्ञान नहीं दूंगा, इंदौर तो सबको ज्ञान देता है। क्या क्या ज्ञान अभी तक इंदौर ने दिए? सियासी लिहाज से पूछ रहा हूँ, स्वच्छता तो ठीक है। हाँ, इंदौर बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश के शिक्षा हब के तौर पे उभरा और इंदौर का मतदाता जागरूक है, वो चीजों को समझता है। और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश का चुनाव काफी हद तक कर्नाटक के उस चुनाव की तरह है जहां मतदाता गंभीरता से सारी चीजों को देख रहा है। कर्नाटक के मतदाता ने वोटिंग करते समय तक इस बात को याद रखा कि छल से, भ्रष्टाचार से पैसे की खरीदारी करके कर्नाटक की सरकार गिराई गई थी और यही स्थिति मध्य प्रदेश में है। जिन सीटों पे जो लोग पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो सब के सब विधायक हारे हैं। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति होने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जो अंडर करंट है वो 4-5 मुख्य तत्व मुझे उसमें समझ में आते हैं। पहला तत्व कमलनाथ जी की विश्वसनीयता का तत्व है। मध्य प्रदेश का मतदाता इस बार कमलनाथ जी के नाम पर वोट देगा, उनकी उस सरकार की उन खूबियों के नाम पर वोट देगा, उन खुशहाली लाने वाली नीतियों के नाम पर वोट देगा जो छोटे से संक्षिप्त कार्यकाल में मतदाता को देखी थी।
उसे याद है कि कमलनाथ जी का वचन था 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे, तो उन्होंने बिजली दी थी। उसे याद है कि कर्ज माफी की बात की थी, तो पहली और दूसरी किस्त अधिकांश जगह पे माफ हुई, तीसरी किस्त कुछ कम जगह पे माफ हुई भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की अरुचि के कारण। और जब ये सरकार बदली तो उन्होंने बंद कर दिया, वापस माफ होगी, वो उम्मीद है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसको लेकर तो मैं आपको बता नहीं सकता कि हर वर्ग में, हर गर्व में कितना उत्साह है। विकास का घोषणा पत्र है, खुशहाली लाने वाला घोषणा पत्र है, महंगाई से राहत देने वाला घोषणा पत्र है, स्कूल के बच्चों के लिए उसमें योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए योजनाएं। ठीक है, एक बार दुर्गेश जी को इन कर लेते हैं। के लिए तो पिटारा ही खोल दिया गया, पिटारा खोल दिया गया दुर्गेश जी। और एक बात जो आज कैलाश जी ने कही, क्योंकि मैं बयान से ही पकड़ के बाद मैंने मृणाल जी से ही पूछा, उन्होंने कहा इंदौर में द बेस्ट क्या हो सकता है इसका प्रयास करेंगे, केंद्र और राज्य से पैसा लाएंगे। वहीं अमित शाह जी ने कहा कि मैं उज्जैन से इंदौर बाय रोड आ रहा था, कमाल का डेवलपमेंट है, फ्लाईओवर है, मेट्रो है, ये है वो है। तो अब द बेस्ट करने के लिए क्या रह गया इंदौर में? और देखिए प्रवीण जी, हमेशा जो काम हो गए हैं उससे अच्छा और क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनको ललक जो है, निश्चित रूप से और अच्छा हम क्या कर सकते हैं और वे ऑफ जो अपना ट्रांसपोर्ट है उसको कैसे सुधारू कर सकते हैं, और अनेकों चीजें कैसे एक बिजनेस हब को हम और प्रमोट कर सकते हैं। और इंदौर निश्चित रूप से देश की मिनी व्यावसायिक राजधानी भी कही जाती है, उसको हम कैसे व्यावसायिक राजधानी की ओर लेके जाएं, कैसे हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, ये ललक उनमें है और निश्चित रूप से होनी चाहिए। पर हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो राहुल गांधी की पार्टी के, वो छल की बात कर रहे थे और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आपके पास 15 महीने का पर्याप्त समय था, कोई आप जनादेश गठन करने की बात कर रहे थे, आप कोई एक FIR दर्ज कर लेते जिसमें हमने कुछ गलत किया हो, और इन 20 सालों में कोई ऐसा प्रदर्शन कर लेते जो जनता समझती है आपको, और आपके विकास पत्र, आपका जो वचन पत्र है उसको समझ पाती। 15 महीने में आप एक कदम नहीं चल पाए, कर्ज माफी आपने की नहीं, गौशाला आपने बनाई नहीं, युवाओं को भत्ता दिया नहीं, कन्यादान योजना के पैसे दिए नहीं, तो जनता कैसे कमलनाथ जी पर विश्वास करे? यह तो बताइए। उपलब्धि के नाम से कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप लगा भर देने से यशस्वी नहीं होती है। आपको जनता के साथ 24x7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहना पड़ेगा। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से कमलनाथ जी ने नीचे पैर नहीं रखा 15 महीने में। जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में कहीं अगर आप खड़े होते तो जनता अच्छा मानती। कोरोना जैसे आपदा विपदा काल में भी आप लोग चिड़िया उड़ाते दिखे, जनता के बीच में नजारत थे, और फिर भी आपको लग रहा है कि कमलनाथ जी को जनता ढूंढ रही है, तो वो इसीलिए ढूंढ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। 973 वचन तो पहले झूठे दिए थे कमलनाथ जी, अब 2000 वचन। शर्मन जी को इन करते, सारा कुछ ले लिया, आपकी चौपाई भी ले ली, शर्मन जी को इन करते। शर्मन जी, एक जो पूरी महत्वपूर्ण बात है इन दोनों की, तो रामायण में चौपाई है, रघुकुल रीत सदा। जी, वही तो मैंने कहा, एक चौपाई भी ले ली, वही तो मैंने कहा, एक चौपाई भी ले ली। तो शर्मन जी को इन करते। शर्मन जी, इस पूरे मसले में आप देखिए कि कांग्रेस अभी तक, अभी आपने मृणाल जी की बात से भी सुना, गोली चली कब? मंदसौर में पिछले चुनाव के पहले चली। वो एक बार अगर मान लीजिए हम सीटों के लिहाज से देखें, 35 सीटों के लिहाज से, तो कैश हो गया वो मामला सियासी तौर पर। अब वहाँ का जो किसान, जो मैं कह रहा हूँ भाई, दोनों तरह के लघु मध्यम और बड़े किसान, समृद्ध किसान, तीनों हैं वहाँ पे। वहाँ किसानों का मुद्दा क्या होगा, नंबर 1, और क्या ये वो पुराना मामला अभी तक लोगों के जहन में होगा? मंदसौर गोलीकांड कोई ट्रिगर पॉइंट है उसमें? देखिए माननीय प्रवीण जी, ये तो चीज़ें रहती हैं, स्थायी रूप से रहती हैं। जैसे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के मुद्दों को अभी लेकर जोड़कर चला। जैसे कि अमित शाह जी ने, आपने भी कहा, अमित शाह जी ने कहा कि बहुत बढ़िया हो गया, और पहले तो हम देखते थे कि सड़कें क्या रहती थी। तो क्या है कि लोग जो है ना, पुरानी चीज़ों को इसलिए लेकर चलते हैं कि उसमें उनको फायदा दिखता है। जैसे कांग्रेस पार्टी इसलिए मुद्दा हाँ, इनकेस करने की पूरी कोशिश रहती है, और वो जनता को, मतलब उनको फिर से रिमाइंड कराते हैं, जनता रिफ्रेश हो जाए कि हाँ ऐसी चीजें हुई थी, तो उनके पक्ष में मतदान हो जाए, और कुछ प्रतिशत मतदान होता भी है। अब जहां तक आपने वहां के मुद्दों की बात कही है, तो देखिए, मुद्दे तो जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव इस बार हो रहा है, इस बार मेरा ये मानना है कि मुद्दे तो जो दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने जनता के बीच रख दिए हैं, लेकिन
वो मुद्दों पर बात ना होकर ब्रांड की बात हो रही, ब्रांड मोदी की बात हो रही, ब्रांड शिवराज की बात हो रही, ब्रांड कमलनाथ की बात हो रही। ये तीनों लोग ब्रांड मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेगा 17 नवंबर को, ये देखना है। लेकिन वहां जो मालवा इलाके में जो विषय हैं वो सर्वाधिक विषय किसानों के हैं, इंडस्ट्री के विषय हैं, वहाँ के स्टार्टअप के विषय हैं, वहाँ का जो एक आदिवासी वर्ग है जहाँ वो पलायन करके जाते हैं, गुजरात जाते हैं पलायन करके, राजस्थान से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, वहाँ मालवा और निवाड़, महाराष्ट्र से लगा हुआ, तो जो पलायन करके जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि रोजगार की भी वहाँ समस्या रहती है। बिल्कुल ठीक है। एक बार जरा पंत जी को इन कर लेते हैं। मृणाल जी, जो बाकी मुद्दों की तरफ शर्मन जी ने ध्यान लगाया, उसके अलावा जो बड़ा चैलेंज है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं आपके लिए कि भाई धार आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग है बागियों के लिहाज से, मनासा आपके लिए बड़ा चैलेंज है बागियों के लिहाज से, उज्जैन उत्तर आपके लिए बड़ा चैलेंज है, महू आपके लिए बड़ा चैलेंज है। ये आपको लगता खेल बिगाड़ देंगे? हम बागियों पे तो रोज चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आज मालवा निमाड़ के बागियों पे बात कर लेते हैं। नहीं, बड़ी तेजी से स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। जैसे उज्जैन आपने देखा, विक्की यादव जी ने फॉर्म भरा था, लेकिन नेताओं से चर्चा के बाद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वापस अपना फॉर्म वापस ले लिया, समर्थन में आ गए। 2 तारीख का समय दीजिए, जिन सीटों का आपने नाम लिया है यहाँ भी कमोबेश इसी तरह की परिस्थिति बनेगी। और 1-2 सीटों पर अगर कोई बागी चुनाव लड़ते भी हैं, जैसे आपने जावत का जिक्र किया, मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बागी के तौर पे चुनाव लड़ेगा तो उस क्षेत्र की परिस्थिति कुछ इस तरह से है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की लीड जो 10-15 हजार से होने वाली थी वो 20-25 हजार तक जाएगी। समीकरण अलग अलग जगह के होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं, और उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है। लेकिन इससे बड़ा मसला हमारे सामने वो है कि हम प्रदेश के विकास के लिए जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उस पर जनता का ध्यान कैसे आए। और मालवा निमाड़ में हम इन 2 चीजों पे फोकस करेंगे। मालवा निमाड़ की जनता ये भी नहीं भूलेगी कि कारम डैम अभी हाल ही में इनके शासन में फूटा था। ये भी नहीं भूलेगी कि महू में मेरी विधानसभा में 2 आदिवासियों की थाने में पुलिस की पिटाई में मौत हुई है। ये भी नहीं भूलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की 50% सरकार का कमीशन सरकार का सबसे ज्यादा खामियाजा यहाँ पीतमपुर के उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है। और इन सब परिस्थितियों को बदलने के लिए हम सकारात्मक मुद्दों पे मालवा सकारात्मक मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी, कुछ नाम आपके यहाँ भी जल्दी से मैं कर देता हूँ। रंजना बघेल, जाहिर है कि आपको पता ही है कि भाई वो भी हैं। बुरहानपुर में हर्षवर्धन है ही आपके पास, उन्हीं सब इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये चैलेंज तो आपके लिए भी है। और दूसरा जो अभी मृणाल पंत ने कुछ आरोप लगाया कि भाई 50% कमीशन और ट्राइबल के साथ अत्याचार, ये भी आपके साथ चलेगा। देखिए प्रवीण जी, कहीं कोई ये सिर्फ कांग्रेस का परसेप्शन मात्र है। जो खुद कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार इनको राहुल गांधी की पार्टी का बोल रहा था कि ये मुंह की जमा करती है। कोई एविडेंस होता, कहीं कोई साक्ष्य होता, कहीं कोई तथ्य होता, कहीं कोई प्रूफ होता, तो वो लेके जनता के बीच में आते। ये जो आप उनको व्हाट्सएप और ट्विटर सोशल मीडिया पे और थोड़ी वो जगह जो आपके चैनलों पे मिलती है, ये उसका प्रतिरूप है कि उस पे ये बातें कर लेते हैं। वरना इनके पास अगर या तो ये स्वीकार करें कि ये जो विपक्ष था वो कमजोर और निठल्ला विपक्ष था जिसने कोई काम नहीं किया, क्यों नहीं जनता की आवाज अगर ऐसा था तो उठा पाते, ये नहीं उठाई इन्होंने। रही बात आदिवासियों की जो आप कर रहे हैं, उनके हित के लिए हम लोगों ने काम किया। पैसा एक्ट को लागू करने का काम हमने किया, युवाओं को रोजगार देने का हमने काम किया, हमने साहूकारों से मुक्ति के लिए उनके लिए काम किया। और 100 करोड़ की लागत से ज्यादा समरसता के प्रति संत रविदास जी का मंदिर और अनेक हमने इस वर्ग के लिए काम किए। हम संतुष्ट हैं अपने कामों को लेकर और जनता के बीच। ठीक है, ये संतुष्ट है। माफ कीजिए, मैं जाना चाह रहा था शर्मन जी के पास, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। माफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से हमने शुरुआत की थी उसी पे खत्म करेंगे कि वाकई बहुत महत्वपूर्ण इलाका है मालवा निमाड़। और शर्मन जी की बात से मैं सहमत हूं कि बहुत साइलेंट है अभी तक वहां का वोटर। जिम्मेदार जो भी लोग हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी भी चिंता यही होगी कि ये किधर की तरफ जाएगा किधर की तरफ। पता तो आपको तब चलेगा जब नतीजे आ रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।